Hello everyone, this is Nanashad and I am a student of civil engineering at NUST NICE। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं कुछ NET के बारे में आपको डिटेल्स बताऊँगा। NET की क्वेरीज़ जो हैं उनके बारे में, NET की टिप्स वगैरह और NET किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह उसकी प्रिपरेशन करनी है, सारे के बारे में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो NET के बारे में आपकी सारी क्वेरीज जितनी भी हैं वो आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। जितनी भी टिप्स वगैरह हैं और NET किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह देना है, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो आपको पार्ट्स की डिटेल मिल जाएगी, और अगर आप किसी पार्ट पे स्किप करना चाहें तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि आप NET की किस तरह तैयारी करेंगे, तैयारी के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कोई टिप्स वगैरह इसके बारे में, NET की तैयारी के बारे में। पार्ट 2 में हम हर सब्जेक्ट को अलग-अलग गो थ्रू करेंगे, और पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि NET जब आप दे रहे होंगे उस वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कोई टिप्स वगैरह उस लिहाज से। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 की तरफ सबसे पहले आते हैं। तो पार्ट 1 है NET की प्रिपरेशन, NET की तैयारी। तो जब आप NET की प्रिपरेशन शुरू करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं जो कि रिटन हो। अब रिटन क्यों हो? क्योंकि अगर आपके पास रिटन होगा तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं, आपको उसको फॉलो करना आसान है। आप उसको देख सकते हैं कि मैं कितने % इसके ऊपर फॉलो कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा, तो मुझे मेरी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। तो रिटन होगा, आपको फॉलो करना काफ़ी आसान होगा। सेकेंडली, आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ कर लें। NET 200 मार्क्स का होता है, मैथ्स का 80 क्वेश्चन होते हैं, फिज़िक्स 60, केमिस्ट्री 30, इंग्लिश 20, और जो इंटेलिजेंस है वो 10 क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर। तो आपने इस हिसाब से अपना जो स्केड्यूल है वो तैयार करना है। मैथ्स 80, फिज़िक्स 60 जो है, ये दोनों मिला के 70% बनते हैं NET के। लेकिन इसकी तैयारी जो है वो आपने तैयारी का 80 to 85% जो है वो मैथ्स और फिज़िक्स को देना है। 70% के लिए 80 to 85 क्यों देना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसी तरह आपने हर सब्जेक्ट उसके मार्किंग के हिसाब से आपने उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, जिस तरह मैथ्स और फिज़िक्स पे सबसे ज़्यादा देनी है। तो आप सेकेंडली प्रायोरिटाइज़ कर लें अपने सब्जेक्ट्स को। थर्डली, आपने तैयारी कैसे करनी है? तो तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप अपने जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको गो थ्रू करें सारी। पहले आप 2, 3, 4 जितने भी आप चैप्टर्स कर सकते हैं वो करें। वो करके आपने सारे फार्मूलाज वगैरह याद किए। उसके बाद आप एक कंसेप्चुअल कोई भी MCQ की बुक रख लें। मेरी दफ़ा मैंने जो रखी थी, मैं स्कॉलर सीरीज़ यूज़ कर रहा था। स्कॉलर सीरीज़ के MCQ बुक कंसेप्चुअल, उनको MCQs पे मैं उनको प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरा, मैं स्टार्स के एक चैप्टर के कोई 200-300 MCQs होते थे, वो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था स्टार्स की बुक के। लेकिन स्टार एकेडमी के जो डेली टेस्ट होते हैं, एकेडमी के जो भी टेस्ट होते हैं, वो एक MCQ होते थे हर चैप्टर के, कोई मेरे में 20 होते थे। तो उनका ये होता था कि वो जब आप डेली जाते हैं एकेडमी में तो आपसे छुट्टी के वक्त वो वापस ले लेते हैं वो टेस्ट। तो मैंने एक दफ़ा ये किया कि मैंने एक दफ़ा एक जो टेस्ट थे वो किसी तरह कॉपी करा लिए, उनके 20 मैंने कॉपीज़ करा ली। तो अब जब भी वो मुझसे मांगें कि आप आज का टेस्ट वापस कर दो, तो मैं उनको वही एक ही वापस करता रहूँ हर रोज़। और इस तरह मैंने कोई 40 डेज़ के इनके टेस्ट इकट्ठे किए थे, और लास्ट में उन्हीं को प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो काफ़ी कंसेप्चुअल थे, थोड़े ज़्यादा कंसेप्चुअल थे। नस्ट में इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आता, वो UAT लेवल का मुझे लगता है वो पेपर था, लेकिन उस कंसेप्ट ने मुझे काफ़ी मदद किया NET के अंदर। तो इसी तरह कंसेप्ट्स की कोई भी बुक आप पकड़ लें, जो भी आपको अच्छी लगे, किसी बड़ी शॉप में जाके पता कर लें जो कंसेप्ट्स की अच्छी बुक है। स्टेप्स की भी मैंने सुना अच्छी है, किप्स की भी कंसेप्चुअल की अच्छी है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ये मिल रही हैं तो आप इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और चीज़ जो NET में होती है कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल चीज़ हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी चीज़ है NET के अंदर, सबसे आसान भी बना देती है NET को। क्योंकि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, तो इसका मतलब है काफ़ी सारे कम्प्लेक्स क्वेश्चन जो NET के अंदर आते हैं वो भी इससे एक्सक्लूड हो गए। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अगर आप कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके इस तरह एक्सक्लूड हो जाएंगे, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते।
तो ये थोड़ा सा आप ट्रिक्स वगैरह यूज़ देख लें, जो सिंपल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं कैलकुलेटर के बगैर। बाकी जो मुश्किल क्वेश्चन हैं जो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते वो एनईटी में नहीं आते। पार्ट 2 की तरफ आते हैं, हर सब्जेक्ट्स को अलग-अलग हम गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैथ्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनईटी के अंदर। इसके 80 क्वेश्चंस होते हैं और मैथ्स का जो मैंने देखा है ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक दो दोस्तों से भी मैंने बात की है, तो मैथ का कॉनिक सेक्शंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जो है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं। और चैप्टर 1 दोनों, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चैप्टर 1 उसका इम्पोर्टेंट है। और पार्ट 1 पार्ट 2 50-50% आता है मैथ का। कुछ ये नहीं कह सकते पार्ट 2 में से ज़्यादा आता है या पार्ट 1 में से ज़्यादा आता है। तो मैथ की ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइजेज सॉल्व करें, एक्सरसाइजेज बहुत कम्प्लेक्स होती हैं, उस पर काफ़ी टाइम भी आपको लग जाएगा। तो आपको एक्सरसाइजेज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइजेज से पहले जो फार्मूलाज और एग्जांपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखी होती हैं वो गो थ्रू करें। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने में मदद देंगे वो सॉल्व करें। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस एनईटी में मैथ्स के आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, जिस तरह हो गए पार्शियल फ्रैक्शन, आप पता है 4-5 मिनट में लग ही जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। तो इसकी ट्रिक्स यूज़ करें कि पार्शियल फ्रैक्शन को फ़ौरन कैसे सॉल्व करना है। अब ऐसे नहीं करना कि 5 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे रहे हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। तो कैलकुलेटर नहीं है तो इसका मतलब काफ़ी सारे कम्प्लेक्स क्वेश्चन एक्सक्लूड हो गए हैं। और कैलकुलेटर नहीं है तो काफ़ी सारी थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। सिर्फ वैसे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ही आपको याद करना होता है, तो वो याद कर लें। और छोटी छोटी और चीज़ें मुझे इस वक्त याद तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं वो आप याद करके जाएँ जो सिंपल सी हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद करके जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री अगर टेबल छोड़ दिया आपने तो इसका मतलब मैथ्स का काफ़ी सारा पोर्शन आपने मिस कर दिया। नेक्स्ट आता है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स का मुझे इस तरह याद तो नहीं है कि कौन सा चैप्टर ज़रूरी था, लेकिन मेनली जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और फार्मूला जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आते हैं वही चैप्टर एनईटी के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं। और एक मुझे चैप्टर याद है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वाला जो चैप्टर था, वो मुझे याद है मैंने छोड़ा था उसे, उसमें से क्वेश्चन आए थे तो मुझे तुक्के लगाने पड़े थे। 70-80% जो क्वेश्चन हैं फ़िज़िक्स के वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं। अब एक और चीज़ देखने वाली है कि न्यूमेरिकल बेस्ड है और कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आएंगे। तो जो इन न्यूमेरिकल्स में से 30-40% क्वेश्चन हैं वो रिलेशंस आते हैं। जैसे अगर वेलोसिटी डबल कर देंगे तो टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम डबल कर देंगे तो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम डबल हो जाएगा, टाइम हाफ हो जाएगा, टाइम 4 टाइम हो जाएगा, टाइम सेम रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो रिलेशन में आते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि फार्मूले आपने बहुत अच्छी तरह याद करके जाने हैं। फ़िज़िक्स के फार्मूले बिल्कुल आपको उंगलियों पे होने चाहिए। फार्मूले अगर याद हैं आपको तो फ़िज़िक्स का पोर्शन आपको काफ़ी अच्छी तरह आप पास कर सकते हैं। और लास्ट में वही कैलकुलेटर नहीं है तो मतलब कॉम्प्लेक्स फार्मूले, कॉम्प्लेक्स जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी एक्सक्लूड हो गए। सिर्फ सिंपल वगैरह जो मैंने आपको बताया रिलेशंस वगैरह ही आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री मैंने देखा है काफ़ी आसान होते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। और एनईटी में अगर आप एवरेज बनाते हैं तो आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एवरेज 54 सेकंड में आपने एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। लेकिन केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री का पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें से आपने अपना टाइम बचाना है। अब केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शन कंप्लीट करना आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो टेक्स्ट बुक की लाइन्स आती हैं, जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज़ होते हैं वही आते हैं। कैटलिस्ट वगैरह पूछ लेंगे, कोई टेक्स्ट बुक की लाइन्स हो गई और किसी चीज़ की पीएच वगैरह पूछ ली, तो ये सिंपल वगैरह जो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा, अच्छा ये मैंने पढ़ा था। तो इसलिए ये 5-10 सेकंड में भी हो जाते हैं। फ़ौरन से देखा, पता चला यही था, तो इस तरह जल्दी से ये गुजर गया। तो केमिस्ट्री ऐसा जितना कोई मुश्किल होता नहीं। और इसीलिए मैंने पीछे बताया था कि जो फ़िज़िक्स और मैथ है उस पर आपने 80-85% टाइम लगाना है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री 2 बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे 30 नंबर्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपने कुछ ज़्यादा मेनली गो थ्रू ही करना है अपनी बुक्स को। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री इतना ही है। तो नेक्स्ट आता है इंग्लिश का पोर्शन। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश का मैंने देखा है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशंस, एनोलॉजी, कम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी वगैरह यही आती है।
कंप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा जिस तरफ यूईटी में आती है उस तरह का नहीं होता। ये 2-3 नंबर की अगर कोई कंप्रीहेंशन आ जाए तो ज़्यादातर ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही आते हैं। और अब ये है कि इंग्लिश का पेपर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसकी तैयारी में, क्योंकि जो आपकी वोकेबलरी जितनी है उसी में से ही आएगा। ओपन बुक होता है, यानी कोई बुक नहीं होती इसकी, तो आप ज़ाहिर है इसकी तैयारी भी नहीं कर सकते। अब आपने जो तैयारी आपकी है उसी के साथ आप जाएंगे। मैं ये करता था कि मैं हर रोज़ कोई 50-100 MCQs किसी बुक से उठा के देख लेता था, वही मैं हर रोज़ पढ़ लेता था। तो उसमें से भी मेरे कोई 3-4 ही आए थे, वैसे मैंने ओपनली आए थे जो मैंने नहीं पढ़े हुए थे, जो मैंने तैयारी में नहीं पढ़े हुए थे, जो मैंने शायद पहले पढ़े हों। तो इसी तरह इंग्लिश के MCQs आते हैं, आपको उसी तरह सॉल्व करने होंगे। 50-100 MCQs किसी बुक से हर रोज़ पढ़ते रहें तो मेरे ख्याल में यही इंग्लिश की तैयारी होगी। बहुत ज़्यादा इंग्लिश की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट होगा। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस का पोर्शन, जो कि 10 मार्क्स का होता है, और ये मेरे ख्याल में सबसे आसान पोर्शन होता है NET के अंदर, और यही पोर्शन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो आपने या तैयारी करके जानी है कि अच्छा इंटेलिजेंस का पोर्शन आएगा, किस तरह का आएगा। मुझे पता नहीं था उस वक्त कि किस तरह का आएगा। मैंने सारे कर लिए थे, मेरे पास थोड़ा टाइम भी ज़्यादा था, सबसे लास्ट में मैंने किया था, तो मेरे सारे कर लिए थे। लेकिन टाइम आपने ख्याल रखना है, इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इंटेलिजेंस में कोडिंग डिकोडिंग वगैरह होती है, डायरेक्शंस वगैरह का कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक दफ़ा आप गूगल कर लेंगे किस तरह के NET के में इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं। लोग मेरे इसमें से 8 मार्क्स थे 10 में से, और इसमें से 10 आउट ऑफ 10 लेना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह एक होता है ऑड वन आउट। इसमें मतलब एक चीज़ जो डिफरेंट है वो आपने मतलब 3 चीज़ें दी होंगी, तो जो चीज़ डिफरेंट है उसको एक्सक्लूड करना होगा, इस तरह का कुछ आएगा। इसी तरह आप ABC जो कोडिंग डिकोडिंग में ABC आप एक दफ़ा ABCD लिख दें पूरी A to Z, उसके ऊपर जो असेंडिंग काउंटिंग भी लिख लें, डिसेंडिंग काउंटिंग भी लिख लें। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत फ़ायदा देंगी। ये एक मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आप उस वीडियो में देख लें तो उसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह आप ये कर लें। तो ये हो गया इंटेलिजेंस का। जनरल IQ और सिंपल जो कॉमन सेंस है उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा कोई बहुत इसमें तैयारी की कम से कम ज़रूरत नहीं है, आपने तैयारी इसका टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना। तो ये इंटेलिजेंस का पोर्शन हो गया। तो नेक्स्ट पोर्शन है पार्ट 3 पेपर सॉल्विंग का। तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आपने जितना कुछ तैयारी की हुई है, जो कुछ है वो सारा इस दिन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सारे प्रोसेस के दौरान। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है ख़ुद को काम डाउन रखना, नर्व्स को कंट्रोल करना, प्रेशर हैंडल करना अपना, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी का पेपर है। बल्कि मैं भी सोच रहा था कि यूनिवर्सिटी का पेपर है, काफ़ी मुश्किल होगा, पता नहीं क्या होगा अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो यार इजी सीन है, अगर नहीं होता तो कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही। नेक्स्ट में अगर आपका नहीं होगा तो जिधर होगा अच्छे के लिए होगा। बिलीव योर सेल्फ कि अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है तो आपका एडमिशन होगा। ज़्यादा टेंशन ना लें और यही सोचें कि इजी सीन है। पेपर से 1 घंटा पहले आप नेक्स्ट हॉल जो टेस्ट हॉल है उसमें पहुंच जाएं और जो ब्रीफिंग है वो वगैरह सुने, क्योंकि काफ़ी सारे FSC के स्टूडेंट जो होते हैं वो पहली दफ़ा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे होते हैं, तो उसके काफ़ी क्वेरीज हो सकती हैं। आप कोशिश करें कि आप ब्रीफिंग वगैरह जो है वो सारी सुने। 40 मिनट्स के मेरे हाल में ब्रीफिंग होती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सारी क्वेरीज वगैरह सॉल्व करने में। तो अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो वो प्रेशर हैंडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है ये ब्रीफिंग वगैरह। आप उधर बैठते हैं, आराम से सुनते हैं, आपको प्रेशर थोड़ा जो भी है वो डाउन होता है, आराम से आप सेटल होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो जल्दी पहुंचना मेरे हाल में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ आती है सॉल्विंग का पैटर्न। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इजी वन है उसी के साथ जाएं, यानी जो आपको पहले सब्जेक्ट इजी लगता है आप उसी के साथ जाएं। लेकिन मैंने बहुत से दोस्तों से भी पूछा है, मैं ख़ुद भी जो डिफ़ॉल्ट था मैं उसी के साथ गया था, और ज़्यादा लोग उसी के साथ ही जाते हैं, जैसे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, इसी के साथ जाते हैं। और मेरे हाल में ये सही है, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इम्पॉर्टेंट पहले करना भी ठीक है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर बंदे का मोरल डाउन हो जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है टेस्ट के दौरान। तो जो आसान है आप उसी के साथ जाएँ। तीसरी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट NET के दौरान, क्योंकि
200 क्वेश्चन हैं, 180 मिनट्स हैं, 54 सेकंड में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना ऑन एवरेज। ये नहीं है कि 54 सेकंड में ही करना है, कोई आप 5 मिनट भी लगा लें तो मसला नहीं है, लेकिन 5 मिनट ना ही लगाएं तो बेहतर है। तो मैक्सिमम किसी क्वेश्चन पे यार अगर आप जा रहे हैं तो 2 मिनट अगर मैक्सिमम, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप 10 सेकंड में भी सॉल्व करेंगे तो 2 मिनट से कोशिश करें, ज़्यादा ना जाएं। टाइम देखते रहें कि कंप्यूटर के ऊपर ही टाइम आ रहा होता है, तो टाइम देखते रहें टाइम आपका कितना है। उसके अलावा ये है कि बहुत तेज़ी से भी नहीं जाना पैनिक करके कि अच्छा टाइम नहीं है तो मैं जल्दी से सॉल्व करूँ। कुछ लोग आधा घंटा करके बैठ जाते हैं, अब पता नहीं होता आप क्या करें। और बहुत स्लो भी नहीं करना कि आखिरी 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या लगा रहे हो, तो इस तरह भी नहीं करना। एक और चीज़ प्रिपेयर करके जाना है कि अच्छा मैंने 50 मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं, 100 मिनट में इतने करने हैं, 150 मिनट में मेरे इतने क्वेश्चन होने चाहिए। वो जो आपका गोल है उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएं, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो मसला नहीं है। इसी तरह डोंट वेस्ट योर टाइम इन कम्प्लेक्स क्वेश्चंस, जस्ट पुट देम इन। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंथी जो हैं उनको मतलब 5 मिनट लग रहे हैं तो इतना ज़्यादा टाइम उन पर ना लगाएं। उनको ऐसा करें कि सॉल्व करके, मतलब कुछ भी अगर आप 2 मिनट में कुछ आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर होगा तो वो सॉल्व करके आप उसका रिव्यू में डाल दें, रिव्यू में सेव कर दें। वो एट द एंड ऑफ पेपर अगर आपके पास टाइम होगा तो वो आपके पास दोबारा सामने आ जाएगा। ये ना हो कि आपने उसी पे सारा टाइम लगा लिया, बाद में आपके पास टाइम ही नहीं है। और एक और चीज़ कि क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपने आंसर लगाया है उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़, आपने पेपर से पहले आपको शीट मिल जाएगी 10-15 मिनट पहले, तो उस पर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और वो जो ABC मैंने बताया वो सारे टेबल वगैरह वो कोशिश करें लिख लें। वो टाइम भी आप वेस्ट ना करें। कोई फार्मूले वगैरह अगर आपको याद हैं वो भी देख लें, क्योंकि आप उनको फ़ौरन देख के फिर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो ये मेरे हाल में वो भी मैंने कर लिया था कि मैंने अपनी दफ़ा पेपर जो, तो वो भी मैंने कर लिया था कि मैं शीट के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली थी। अच्छा एक और चीज़ कि NET के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक चीज़ ये कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो उसको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, उसके ऊपर कोई भी तुक्का लगा के आगे चले जाएं। और अगर आपको कोई थोड़ा मतलब अगर आपको टाइम लग रहा है, जैसे मैंने पहले बताया है, तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके रिव्यू में डाल दें। लास्ट में अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप उसको उस वक्त सॉल्व कर लें। और एक चीज़ ये कि अगर किसी वजह से लास्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में अगर आपके 30-40 क्वेश्चन रह जाते हैं किसी वजह से, तो लास्ट 5 मिनट्स में, लास्ट 10 मिनट्स में कोशिश करें फिर तुक्का लगाना शुरू कर दें तेज़ी से ज़रा। मैं फिर बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ टिप्स थी यार जो मैं शेयर करना चाह रहा था, और आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज़ वगैरह जितनी भी हैं वो NET के बारे में ख़त्म हो गई होंगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गया है जो कि आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनको सारा देखता हूँ, उनको रिप्लाई करता हूँ अगर रिप्लाई करना होता है। तो यही था यार आज के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।